हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू माय चैनल। यस, सो आज हम चर्चा करेंगे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में। जो इंडस एएस है, इंडस एएस 1 के बारे में हमने डिस्कस किया था मेरे प्रीवियस वीडियो में। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंडस 2। तो आइए हम शुरू करते हैं कि इंडस एएस 2 होता क्या है एंड व्हाट आर द implications, objective, purpose, and what are the methodology we are going to adopt as guided by uh, books, right? So in Indus AS1 हमने जाना था कि financial statements के guidelines क्या है, what are the frameworks, all these things. Today in Indus AS2, today we are going to learn about the inventories. In Indus AS2 इसमें basically brief किया गया है कि what do you mean by inventories, what are the methodology we are going to adopt for valuation of inventories, and what are the pros, cons, and what are the guidelines, what are the disclosures we need to maintain while considering the Indus AS2, और किस किस सिनेरियो में क्या क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज वी, आपने नाम सुना होगा पीटर इंग्लैंड, राइट, जो कि कपड़े बनाती है। उसके केस में इंडस एएस2 कैसे अप्लाई होगा, या होटल इंडस्ट्री में इंडस एएस2 किस मेथोडोलॉजी से अप्लाई होगा, इन सब के बारे में हम आज आगे बात करेंगे। तो जब हम बात कर रहे हैं इंडस एएस2 के बारे में, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इन्वेंट्री होती क्या है। इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वेंट्रीज कम्स अंडर करंट एसेट्स, सभी को पता है, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इन्वेंट्री की जो नेचर है, हाउ वी आर गोइंग टू कंसीडर कि दिस पर्टिकुलर आइटम शुड कम अंडर इन्वेंट्री और विच आइटम वी शुड कंसीडर अंडर फिक्स्ड एसेट्स। So basically, whatever inventories, whatever item you have in your business to sell during your course of business, that will come under inventory. Or list of items. Suppose you are in manufacturing company, you just take an example of you are manufacturing steel, right? So in that case, iron ore, quantity of iron ore, quantity of limestone, and other things will come under inventory, because iron ore, limestone, coal is going to part of your production process. Once you produce the goods, then you are going to sell the goods in the market. थर्ड जो है इन्वेंट्री के केस में, वैसे आइटम which is used for production of particular item, और item consume हो जाते हैं during the production, that will also come under inventory. For example, हम सभी ने कंस्ट्रक्शन लाइन में देखा है कि हम दरवाजा बनवाते हैं, राइट, लोहे के दरवाजा होते हैं, तो उसमें वेल्डिंग का काम होता है। सो इन दैट वेल्डिंग प्रोसेस जो रॉड यूज होता है, जिसके थ्रू वेल्डिंग की जाती है, दैट विल आल्सो पार्ट ऑफ योर इन्वेंटरी। तो आप थर्ड नंबर अगर पॉइंट देखोगे, इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल और सप्लायर्स टू बी कंज्यूम इन द प्रोडक्शन और प्रोसेस ऑफ रेंडरिंग ऑफ सर्विस और गुड्स, तो वो भी आपकी इन्वेंटरी के अंदर आती है। इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सच सेल, जैसे मैंने कहा कि स्टील बनानी है, आप स्टील बेच रहे हो, यू आर नॉट गोइंग टू सेल आयरन, और यू आर नॉट गोइंग टू सेल लाइमस्टोन, यू आर नॉट गोइंग टू सेल कोल, राइट? So you are procuring iron ore, limestone and coal for production of steel. Therefore, iron ore, limestone, coal will consider as a inventory in your books of account, which will come under current assets. फिर उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे मैंने कहा पीटर इंग्लैंड, पेंटालून्स, तो उनके लिए इन्वेंट्री क्या होगी। अब यहाँ दो बातें हैं। अगर मॉल है तो जो आपकी फिनिश्ड प्रोडक्ट है, दैट विल बी कंसीडर as a inventory, and if you are manufacturing of garments, then raw material like linen, fresh linen, then dhage, all these will come under your inventory. अब हम जब बात इन्वेंट्री की कर रहे हैं कि इन सारे कंडीशन के केस में हम वी विल गोइंग टू कंसीडर दीज आइटम एज ए इन्वेंट्री, तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी होंगे। बिल्कुल सही बात है, यहाँ एक्सेप्शन भी दिए गए हैं, क्योंकि फाइनेंस जो होती है assumption पे based है। Indus AS2 about the inventory also based on certain assumption and exception. तो
इन्वेंट्री के केस में एक्सेप्शन क्या क्या है? सबसे पहले ओमिटेड। ओमिटेड मीन्स, मैं इसको इजी लैंग्वेज में समझाता हूं। सपोज आप गारमेंट मैन्युफैक्चरर हो, लेट्स से 2 मीटर क्लॉथ आपने लिया फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शर्ट। अब 2 मीटर के कपड़े में से जितना कपड़ा यूज करके आपने शर्ट बनाया, दैट इज फाइन, बट 2 मीटर कपड़े में से कुछ वेस्टेज होगा, कुछ लेफ्ट ओवर होगा, राइट? तो वो जो वेस्टेज है बचा हुआ, वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर दैट वेस्टेज एज अ इन्वेंट्री। इसका मतलब वो ओमिटेड आइटम या वेस्टेज हो गया, या ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस जो स्पॉइलेज होता है, दैट वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर इन अ इन्वेंट्री। उसके बाद जो है फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर एज ए इन्वेंट्री। आप बोलोगे फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? और एक एग्जांपल देता हूं। आपने मोतीलाल ओसवाल कंपनी की नाम सुनी है, राइट? आपने एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के बारे में सुना है, बिल्कुल सही। तो मोतीलाल ओसवाल, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, रिलायंस म्यूचुअल फंड, दे आर इन अ बिजनेस ऑफ शेयर ट्रेडिंग और म्यूचुअल फंड ट्रेडिंग। तो यहाँ पे जो शेयर या म्यूचुअल फंड की क्वांटिटी वो होल्ड करते हैं, दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज ए इन्वेंट्री। आप बोलोगे ऐसा क्यों यार? तो सुनो, मोतीलाल ओसवाल और अदर म्यूचुअल फंड कंपनीज जो म्यूचुअल फंड होल्ड कर रहे हैं, दैट इज ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स। मैं म्यूचुअल फंड खरीद रहा हूं तो मेरे बिहाफ में एचडीएफसी इज वर्किंग। तो एचडीएफसी जस्ट अ ट्रेडर है, वो होल्डर नहीं है। देयरफॉर इस तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर एज अ इन्वेंट्री। और एक है बायोलॉजिकल एसेट्स, बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म है बायोलॉजिकल एसेट्स। ये होता क्या है? आप तो जानते हो हम कृषि प्रधान देश में रहते हैं, कृषि से ही ज्यादा हमारी इकोनॉमी चलती है, जो कि अच्छी खासी कंट्रीब्यूट भी करती है हमारे देश की इकोनॉमी में। तो बायोलॉजिकल एसेट्स मींस जो यूरिया हुआ या बीज हुआ फॉर एग्रीकल्चर ऑफ राइस, दाल, ये सारी जो बीज होती है, लौकी होती है, फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, या लाइव एनिमल्स होते हैं, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, ठीक है, पेड़ हो गए, इसको एग्जम्प्ट किया गया। वी कैन नॉट कंसीडर दीज आइटम एज अ इन्वेंट्री अंडर सेक्शन इंड एस AS2। आप बोलोगे ऐसा क्यों कहते हो? तो ऐसा इसलिए कहते हैं, सपोज आपके पास 2 गाय है, कल को उसने बाछी दे दी, तो बाछी का वैल्यूएशन कैसे निकालेंगे, राइट? तो ये एक्सेप्शनल आइटम है। आपने आम का पेड़ लगाया, शुरू में आपने खरीदे 50 रुपए के पौधे, बाद में 10 साल का तो फल देना शुरू हो गया, उसका वैल्यूएशन कैसे करोगे? तो उस तरह की चीजें इंडेस AS2 में कंसीडर नहीं की गई है। उसका प्रावधान इंडेस AS41 एग्रीकल्चर वाले सेक्शन में दिया गया। जब मैं वहां पहुंचूंगा तो आपको बताऊंगा। अब आगे हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडेस AS2। तो देखिए इसका जो ऑब्जेक्टिव है वेरी क्लियर, ओनली 3 ऑब्जेक्टिव वी हैव अंडर सेक्शन इंडेस AS2। ऑब्जेक्टिव नंबर 1, मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री, मतलब वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, the value which we are going to consider in our books of account for the purpose of finalization of financial statement, that value। सेकंड आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इन्वेंट्री एज एक्सपेंसेस। इन्वेंट्री जो होती है उसको आप एक्सपेंसेस में ट्रीट करोगे, या उसके किस पोर्शन को एक्सपेंसेस में ट्रीट करोगे, या क्या क्या एक्सपेंसेस है विच कैन बी कंसीडर्ड एज ए पार्ट ऑफ योर इन्वेंट्री कॉस्ट, ये इसके ऑब्जेक्टिव में पता चलेगा। थर्ड है डिस्क्लोजर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑलवेज बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन, एक्सेप्शन, assumption। तो थर्ड हमारा है डिस्क्लोजर। वी आर गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट स्लाइड। अब जो हम बात करने वाले हैं कि ऐसे क्या खर्चे हैं जो हम इन्वेंट्री में कंसीडर नहीं करने वाले हैं, या क्या क्या मेथोडोलॉजी हम यूज करने वाले हैं, तो पर्पस क्या है। तो बेसिकली आप देखो, जब हम बात करते हैं इंडेस AS2 की रिगार्डिंग इन्वेंट्रीज, तो काफी सारे
पर्पसेस और एजम्पशन डिफाइन किए गए हैं, जैसे सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन ऑफ कॉस्ट कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंटरीज एज एन एक्सपेंसिव। अब सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन ऑफ कॉस्ट में क्या आता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज हमने बैंक लोन लिया है, बैंक लोन लेकर हम आइटम प्रोक्योर कर रहे हैं फॉर रनिंग द ऑर्गेनाइजेशन, रनिंग द बिजनेस, और वो जो आइटम है इन्वेंट्री के अंडर कंसीडर होगी इन अ करंट एसेट सेक्शन, राइट। तो जो लोन पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, दैट इज नॉट गोइंग टू एड योर कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, वो इंटरेस्ट पोर्शन विल बी पार्ट ऑफ योर P&L। उसके बाद प्रोवाइड डिटेल गाइडलाइन इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट असेसमेंट ऑफ NRV। अब NRV क्या होती है, ये आपके मन में क्वेश्चन आएगा। इट ऑल्सो डील विथ रिटर्न डाउन इन्वेंट्रीज टू NRV। अब NRV होती क्या है, तो NRV जो बेसिकली होती है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस लेस द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी मेक द सेल। थोड़ा सा टफ लग रहा होगा लैंग्वेज, आगे इजी हो जाएगा कि NRV होती क्या है, इसको मैं और इजी वे में बता दूंगा। तो फिलहाल आप ये समझिए, दिस इज द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, जो कि बेस्ड होता है पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट पे या डील पे। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट डील और ऑन द बेसिस ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस व्हिच इज गोइंग टू सेल the item from your existing inventory, the value of that contract price you may consider to derive the NRV value for your financial statement। थोड़ा टफ है, इजी है, आगे रहिए हमारे साथ। अब जो है इंडेस AS2 में जो है डिस्क्लोजर हमें काफी कुछ करने पड़ते हैं वर्सेस ओल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे कॉन्सेप्ट है स्कोप एक्सक्लूजन। स्कोप एक्सक्लूजन अंडर दिस इंडेस AS इज डिफरेंट फॉर द प्रोडक्ट एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट एंड आफ्टर हार्वेस्ट। मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था ना, एग्जम्पशन बायोलॉजिकल एसेट्स, उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं बिकॉज बीज है, बीज बाद में पेड़ बनेगा, देन फल होगा, तो उसका इन्वेंट्री का प्रोसेस यहाँ नहीं है, वो इंडेस AS 41 में है, तो ये सारे एक्सक्लूजन है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ जो टर्म है ना, थोड़ा गौर से देखिएगा, कई बार चर्चा होगी व्हाट इज NRV, व्हाट इज FV। तो मैं पहले बता देता हूँ डेफिनेशन क्या है। NRV जो है बेसिकली नेट रियलाइजेबल वैल्यू is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated cost of completion and the estimated cost necessary to make this sales। और पहले मैंने एग्जांपल भी दिया था, राइट। सेकंड जो FV होती है, फेयर वैल्यू इज द प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड टू सेल एन एसेट्स और पेड टू ट्रांसफर। यहाँ देखिएगा, पेड टू ट्रांसफर, आपको किस रेट में आप बेच रहे हो और एसेट्स की बात हो रही है। पेड टू ट्रांसफर लायबिलिटी इन ऑर्डर टू ट्रांजेक्शन बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट। गौर कीजिएगा, वर्ड है मार्केट पार्टिसिपेंट, एक नहीं है, मल्टीपल है मार्केट पार्टिसिपेंट। एट द मेजरमेंट डेट, इसका भी ज्यादा डिटेल आपको हमें पढ़ना होगा, तो इसके लिए हम रिफर करेंगे इंडेस AS 113। फेयर वैल्यू मेजरमेंट होता कैसे है, क्या क्या पैरामीटर्स है। नेक्स्ट जो है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था ऑब्जेक्टिव में कि इन्वेंट्री होती क्या है, पहले तो हमें यह पता करना। देन मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री विल बी द ऑब्जेक्टिव अंडर AS इन्वेंट्री टू द वैल्यू व्हिच वी आर गोइंग टू कंसीडर इन आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। So inventory shall be measured at lower of the cost and net realizable value NRV। उसके बाद है cost of inventory। The cost of inventory shall be comprise all cost of purpose, cost of conversion and other cost incurred in bringing the inventory to their present location and condition। चलो एग्जांपल ले लेते हैं। आप होटल रन कर रहे हो, होटल रन करने के लिए आपको रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना होगा। आपके होटल के लिए रॉ मटेरियल में ग्रोसरी भी हो सकती है, सॉफ्ट बेवरेजेस भी होते हैं, पेरिसेबल आइटम मिल्क, दूध, दही, मटन, फिश, ये सारे आइटम इन्वेंट्री वाले आइटम।
क्योंकि कंडीशन मीट कर रहा है एज पर इंडेक्स AS2। ये सारे आइटम को प्रोक्योर करने के लिए फ्रॉम दी योर शॉपकीपर टू योर डोर स्टेप जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है लग रहे हैं, वो कॉस्ट आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। Suppose you are going to import a material, let's say laundry machine, you are importing from the Germany or Japan for the running a hotel laundry, तो इस केस में आप क्या होगा, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, कॉस्ट ऑफ लॉन्ड्री, परचेज प्राइस प्लस इंपोर्ट ड्यूटी प्लस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, ये सारी चीजें जो है आपके पहले कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। या लेट्स से आप साबुन शैम्पू मंगवाते हो अदर कंट्री से, तो कॉस्ट ऑफ साबुन शैम्पू एंड ट्रांसपोर्टेशन विल बी पार्ट योर इन्वेंट्री कॉस्ट। आप स्टील सेक्टर में, हम लोग कोयला इंपोर्ट करते हैं अदर कंट्री से, राइट, टू रन द स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया। हालांकि हमारे पास धनबाद में काफी कोयले हैं, फिर भी अच्छी क्वालिटी कोयला हम इंपोर्ट करते हैं। सो व्हेन वी आर इंपोर्टिंग द कोल टू रन द स्टील इंडस्ट्री, सो कॉस्ट ऑफ कोल प्लस ट्रांसपोर्टेशन प्लस व्हाट, import duty or maybe other expenditure from that country to till your factory जो आएगी वो आपका कॉस्ट में ऐड हो जाएगा इन्वेंट्री में। अब इसमें हम क्या क्या एक्सक्लूड करते हैं, तो देखिए एबनॉर्मल वेस्टेज ऑफ जो होती है मटेरियल की, वो हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। लेबर इंक्लूड नहीं करते। अब लेबर इन द सेंस, लेबर, अब जैसे मान लीजिए आपकी स्टोर रूम है, स्टोर रूम को मैनेज करने के लिए जो मैन पावर आपने रखा है, द सैलरी ऑफ दैट मैन पावर इज नॉट गोइंग टू ऐड इन योर कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। या आपने स्टोर रूम या गोडाउन रेंट पे ले रखा है, तो रेंट ऑफ गोडाउन और इलेक्ट्रिसिटी which you are using in your godown, that will not be added your cost of inventory। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जैसे कंप्यूटर खर्चे, इंटरनेट, अदर प्रिंटिंग स्टेशनरी, स्टोर में मैनेज करने के लिए जो आप यूज करोगे, उसके खर्चे भी इंडेक्स AS2 अलाउ नहीं कर रहा है, राइट। ये सारे फैक्टर को हमें ध्यान देना पड़ता है। फिर उसके बाद इंटरेस्ट अमाउंट मैंने बता दिया, सपोज और कंपनी ने लोन लिया है, देन इन्वेंट्री मैनेज कर रही है, सो interest is the cost for any company, so that cost will not consider here in inventory valuation of inventory. That interest cost is going to add or treated in your P&L, profit and loss, as per index AS2। अब आगे हम बात करेंगे टेक्निक क्या क्या वैल्यूएशन करना है, तो टेक्निक क्या क्या है। सबसे पहले देखिए स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड होता है, देन रिटेल मेथड होती है, देन फ्यू फॉर्मूलाज होते हैं। सो यहाँ पे जो है आगे बात की गई है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड में क्या होता है। बेसिकली टेक इनटू अकाउंट नॉर्मल लेवल ऑफ मटेरियल एंड सप्लाई, लेबर, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, दे आर रेगुलरली रिव्यूड एंड नेसेसरी रिवाइज। देन रिटेल मेथड में क्या होता है, रिटेल मेथड जैसे कि हम डीमार्ट की बात कर ले, बिग बाजार की बात कर ले, पेंटालून की बात कर ले, इनका इन्वेंट्री वैल्यू कैसे निकलता है। तो बेसिकली देखिए फंडा क्लियर है। इसमें तो आप फीफो मेथड भी यूज कर सकते हैं, इसमें आप रिटेल मेथड भी यूज कर सकते हैं, इसमें आप वेटेड एवरेज मेथड भी यूज कर सकते हैं। इसमें आजादी है अंडर सेक्शन इंडेक्स AS2 कि विच मेथड यू आर गोइंग टू अडॉप्ट फॉर योर कंपनी, दैट यू कैन चूज, बट ये पुराने वाले में अवेलेबल नहीं था। तो रिटेल मेथड में क्या होता है, लेट्स से वी हैव प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 30%, राइट। तो हमारे पास मान लीजिए जो गुड्स है उसकी सेल वैल्यू 1000 रुपीज है। So retail method में sell price minus margin of your profitability which will be 30% means 1000 rupees का 30% 300 rupees हो गया, तो 700 will be considered as a inventory value as per retail method। Then different cost होते हैं, then you can opt for FIFO method। FIFO method में क्या होता है concept, whatever material you are purchasing in for your company, then जो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो माल पहले आएगा, देन यू आर गोइंग टू सेल दैट मटेरियल फर्स्ट फॉर योर कस्टमर। तो जो रिसेंट प्रोक्योरमेंट होती है या बची हुई जो इन्वेंट्री है वो होगी आपकी रिसेंट प्राइस के हिसाब से।
So that amount multiplied by quantity can be considered under a FIFO method. उसके बाद weighted average method भी entities use करती है. Weighted average method में क्या होता है? weighted average cost में जो है, लेट्स से आटा ही ले लेते हैं. आटा हमने जनवरी में भी प्रोक्योर किया, फेब में भी किया, मार्च में भी किया, अप्रैल में भी किया. एवरी टाइम प्राइस जो थी वेरी कर रही थी. तो आपका जो सिस्टम होगा बेसिकली वो वेटेड एवरेज कैलकुलेट करेगा. जो मैथमेटिक्स में चैप्टर था स्टैटिक्स, वहां पे हमने पढ़ा है. तो उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से प्राइस को एवरेज आउट किया गया होगा. 30 प्लस 40 प्लस 50 को एवरेज आउट करके जो प्राइस आएगा मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग क्वांटिटी इन योर स्टोर, जो वैल्यू आती है मल्टीप्लाई करने के बाद दैट विल बी वेटेड एवरेज वैल्यू फॉर योर इन्वेंट्री. उसके बाद हम आगे बात करने वाले थे एनआरवी का. तो यहाँ एक एग्जांपल देता हूँ, शायद आपको समझने में आसानी होगी. हम एनआरवी मेथड भी यूज कर सकते हैं फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज. डिपेंड ऑन द इंडस्ट्री टाइप या किस सेगमेंट में आप हो और आप किस मेथोडोलॉजी को फॉलो कर रहे हो इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. नोट्स ऑफ अकाउंट में जरूर मेंशन करना पड़ता है. तो एनआरवी और एफवी में जो डिफरेंस है एग्जांपल देते हैं. सपोज कोई इन्वेंट्री है, मान लेते हैं यहाँ पे आप इन्वेंट्री ले लो मोबाइल फोन. यू हैव 1000 यूनिट मोबाइल फोन है आपकी इन्वेंट्री में, जिसका मार्केट सेलिंग प्राइस जो करंट सेलिंग प्राइस है 10 रुपीज है मार्केट सेलिंग प्राइस. और इसमें सारा सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद ये फेयर वैल्यू है, मार्केट सेलिंग प्राइस 10 रुपीज है. और एंटिटीज को, उस कंपनी को कोई ऑर्डर मिल जाता है थर्ड कंपनी से कि हम आपकी मोबाइल जो है 11 रुपीज के रेट से या 12 रुपीज के रेट से बाई करेंगे. तो इस केस में जो फेयर वैल्यू कंसीडर हम करेंगे एग्जांपल में, 10 rupees will be fair value of your inventory which you can consider in your financial statement for finalization of books of account. और जो 12 रुपए से जो ऑर्डर मिला है क्या था? एनआरवी. नेट एनआरवी क्या फुल फॉर्म होता है बताइए? नेट रियलाइजेबल वैल्यू. तो जो रिसेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या मिला, 12 रुपए के रेट से मिला, उस पर आप डील करोगे, क्वांटिटी वहां मेंशन होगी. तो 12 रुपए के हिसाब से अगर आप कंसीडर करोगे तो वो कॉन्सेप्ट आ जाता है एनआरवी का. यानी 1000 यूनिट आपके पास थी, मार्केट में मल्टीपल कंपटीटर है, फेयर वैल्यू उस मोबाइल का 10 रुपीज है सेलिंग प्राइस, तो फेयर वैल्यू हो जाती है 10. लेकिन आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है जिसमें 12 रुपए का आपने डील साइन किया है, तो आपकी इन्वेंट्री के लिए जो वैल्यूएशन में जो आप कंसीडर कर सकते हो 12 रुपए कंसीडर कर सकते हो, सब्जेक्ट टू अदर टर्म्स एंड कंडीशन व्हिच हैज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन इंडेक्स AS2. अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो लेटेस्ट वाली है, कुछ ना किसी डिस्क्लोजर या एजम्पशन पे बेस्ड होती है. तो यहाँ पे जो बात की गई है मेजरिंग ऑफ इन्वेंट्री जो पॉलिसी है, मेजरिंग ऑफ इन्वेंट्री, कॉस्ट फॉर्मूला, ये सारे फैक्टर है. क्यों? ये कॉस्ट फैक्टर्स आपने देखा होगा मल्टीपल है. रिटेल मेथोडोलॉजी है, फीफो मेथोडोलॉजी है, वेटेड एवरेज है, फेयर वैल्यू है, एनआरवी वैल्यू है. देन मेजरिंग ऑफ इन्वेंट्री. मेजरिंग ऑफ इन्वेंट्री मतलब the item which you are going to consider in your inventory. Sometime इन्वेंट्री को हम यूज करके कैपेक्स में भी कन्वर्ट कर लेते हैं. अगर आप कंस्ट्रक्शन में हो तो खुद के कंपनी के लिए भी बिल्डिंग बना सकते हो. ये सारी बातों का यहाँ ध्यान रखना पड़ता है. उसके बाद ओमिटेड एक टर्मिनोलॉजी हमने यूज किया, जो वेस्टेज या स्पॉइलेज होता है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, दैट वैल्यू कैन नॉट बी कंसीडर इनटू द योर इंडेक्स AS2 इन्वेंट्री वैल्यूएशन. तो ये सारे जो हैं पॉइंट एज अ डिस्क्लोजर हमें याद रखने पड़ते हैं. कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री प्लेज होता है, सिक्योरिटी लायबिलिटी होता है. अब प्लेज क्या होता है? प्लेज विल बी चार्जेबल. प्लेज जो होती है चार्जेबल होती है, या ये सारी जो चीजें होती है हमें ध्यान रखनी पड़ती है एज पर इंडेक्स AS2. तो उम्मीद है आपको इंडेक्स AS2 अबाउट द इन्वेंट्री समझ में आई होगी. इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो था मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री, रिकॉग्निशन ऑफ इन्वेंट्री एज एक्सपेंसेस एंड डिस्क्लोजर, और किस किस वैल्यू को हम कंसीडर करते हैं, इन सारी बातों पे हमने आज चर्चा किया है. चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे. थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलेंगे. बाय बाय.